जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पर। दोस्तों, CUET 2024 कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट और इसके लिए हमारी क्लासेस लेकर आए हैं आप सभी लोगों के लिए करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स की जो सीरीज है वो यहाँ पर चलती रहेगी, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। ये जो करंट अफेयर्स है ये चलेगा 1 जनवरी से 31 जनवरी तक 2024। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसके लगभग 100 क्वेश्चन की एक सीरीज होगी जिसको आपको यहाँ पर समझाया जाएगा अलग अलग वीडियो के माध्यम से। एक वीडियो में लगभग 30 क्वेश्चन होंगे, तो हर वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जितना हो सके अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं और सबसे पहले हम लोग करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को डिस्कस। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज प्रश्न नंबर 1। ध्यान से देखिए, जनवरी 2024 में राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ जिसका नाम था सदा तंसीक। क्या नाम था? सदा तंसीक। इसमें 2 देशों ने भाग लिया। वो 2 देश कौन से हैं? तो ये ऑप्शन है। ऑप्शन सही है आपका भारत और सऊदी अरबिया। देखिए, समय को थोड़ा सा बर्बाद नहीं करेंगे, फटाफट पढ़ेंगे ना। तो भारत और सऊदी अरबिया, यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। पेपर में भी ऐसे ऑप्शन आपको दिखेंगे, ठीक है। देखिए, तो भारत और सऊदी अरब 29 जनवरी से 10 फरवरी 2024 तक राजस्थान में ही संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे। देखो, ये राजस्थान में क्यों हो रहा है? तो ये दोनों का मकसद ये है कि यदि डेजर्ट में कभी लड़ाई हो गई, यानी कि रेगिस्तान में, तो कैसी तकनीक रहेगी भारत की और सऊदी अरबिया की। तो इसलिए ये हम लोग का याद रखेंगे, सदा तंसीक एक क्या है? संयुक्त सैन्य अभ्यास है जहां 2 देशों की सेनाएं मिलकर सैन्य का अभ्यास करती हैं, यानी सेना अभ्यास करती हैं। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, देखिए लिखा CAPF। CAPF क्या है? तो यहां CAPF और अन्य सहायक बलों के बीच किस दल ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार जीता? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड, ARMED आर्म्ड, CAP फॉर पुलिस और F फॉर फोर्स। तो ये तो हम लोग को पता चल गया इसका फुल फॉर्म। तो हुआ क्या था? हुआ ये था कि बहुत सारे रेजिमेंट जो थे, है ना, पुलिस की जितनी बहुत सारी रेजिमेंट थी, उनके बीच में क्या हुआ था? मार्चिंग हुई थी। गणतंत्र दिवस पर मार्चिंग हुई थी और 3 न्यायाधीशों का पैनल बैठा था कि कौन सबसे अच्छा मार्चिंग किया है। तो इसमें पुरस्कार मिला दिल्ली पुलिस की महिला मार्चिंग टीम को। वेरी गुड। देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट का एक उदाहरण। तो दिल्ली पुलिस की महिला मार्चिंग टुकड़ी न्यायाधीशों के 3 पैनल ने गणतंत्र दिवस परेड के लिए तीनों सेनाओं की मार्चिंग टुकड़ियां, तीनों सेना मतलब आप सब लोग समझते हैं, तो थल सेना, जल सेना और वायु सेना, उनकी जो टुकड़ियां थी, रेजिमेंट थी, उन्होंने प्रस्तुत किया था अपना प्रस्तुतिकरण, जिसमें से दिल्ली पुलिस की महिला मार्चिंग टुकड़ी को विनर किया गया, घोषित। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। भारत में पहली बार हुए हिम तेंदुए की जनसंख्या का आकलन एसपीएआई के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की अनुमानित संख्या कुल कितनी है? तो ये 718। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, उत्तर है 718। तो भारत में पहली बार हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन किया गया, किस संस्था द्वारा किया गया? तो एसपीएआई किया गया। एसपीआई के द्वारा 30 जनवरी 2024 को किया गया, ठीक है। तो इससे संबंधित थोड़े से तथ्य नीचे आइए देखते हैं। भारत में पहली बार हुए हिम तेंदुओं की जनसंख्या आकलन एसपीआई के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की अनुमानित कुल संख्या 718 है। इससे संबंधित एक और है कि सबसे अधिक कहां पर है। तो भारत में हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे अधिक तेंदुए, ये देखिए संख्या सबसे अधिक है, तो कहां की है भैया? तो वो है लद्दाख की। आंसर देखिए आप सभी, सी लद्दाख में सबसे अधिक 477 हिम तेंदुए पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर फटाफट बढ़ते हैं। बीटिंग द रिट्रीट प्रत्येक वर्ष किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो राष्ट्रपति भवन पर, लाल किला, विजय, तो हम लोग याद रखेंगे विजय चौक। इसका उत्तर क्या हो जाए? विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट होता है। अब ये होता क्या है? तो नई दिल्ली के विजय चौक पर 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को क्या किया गया? चिन्हित किया गया। इसमें होता क्या है कि सभी जितने भी सेना है वो अपने अपनी जो भी उन लोगों का प्रदर्शन होता है संगीत से संबंधित, भारतीय नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के जितने भी, जैसे CAPF है, CRPF, ये सभी लोग अपना अपना संगीत से संबंधित बैंड जो है उसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो प्रश्न ये आएगा कि बीटिंग द रिट्रीट जो है वो हर वर्ष कहां मनाया जाता है? तो विजय चौक पर मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि परिच्छेद में उल्लिखित सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सर्वोच्च बल यानी हमारे जितने भी सशस्त्र बल है उनका सर्वोच्च कमांडर कौन होगा? सशस्त्र बल मतलब समझ रहे हम लोग तीनों सेनाओं का। तो कौन होगा भाई? भारत के राष्ट्रपति होंगे। और कौन होगा? देखिए नीचे उत्तर दिया है, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, ध्यान रखेंगे हम लोग ये। अगला प्रश्न हम लोग का क्या है? अगला प्रश्न, रोहन बोपन्ना की उपलब्धि का क्या महत्व है? तो रोहन बोपन्ना
टेनिस प्लेयर आप सब लोग को पता होगा, तो रोहन बोपन्ना जी जो थे वो टेनिस प्लेयर है, ठीक है। सॉरी, इसको इरेज करते हैं यहाँ से। तो रोहन ये जो है ये टेनिस प्लेयर है हमारे रोहन बोपन्ना जी, ध्यान रखेंगे हम लोग। अच्छा, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि इनकी उपलब्धि क्या है हाल ही की। तो इनकी उपलब्धि क्या, हुआ ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी। तो यहाँ देखो, वह पुरुष युगल में विश्व नंबर 1 रैंकिंग तक पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं, ठीक है। 43 की उम्र में बोपन्ना पुरुष युगल में विश्व नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले अब तक के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। तो ये क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ दोस्तों कि हाल ही में इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता, ठीक है, लेकिन युगल युगल का मतलब आप लोग समझते हो, पेयर में जीता, ठीक है, सिंगल नहीं, ठीक है। तो ये ग्रैंड स्लैम होता क्या, सबसे पहले ये भी जान लो, लेकिन अगले क्वेश्चन को जानने के बाद जान लो कि ग्रैंड स्लैम क्या होता है। तो भारत में टेनिस, अब ये देखिए यहाँ पर क्या है प्रश्न, भारत से टेनिस में ग्रैंड स्लैम विजेता कौन कौन है। तो 4-5 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये ई वाला जो ऑप्शन है वो सही है। इतने लोगों ने जो है कि वो जीता हुआ है ग्रैंड स्लैम। तो अब ये ग्रैंड स्लैम होता क्या, सबसे पहले ये जान लो। तो ग्रैंड स्लैम होता ये है भैया, हम लोग ध्यान रखेंगे कि एक कैलेंडर वर्ष में, कैलेंडर वर्ष समझते हो आप लोग, एक ईयर, तो 1 ईयर में 4 ओपन्स होते हैं। टेनिस टूर्नामेंट के 4 ओपन होते हैं। एक का नाम है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, ठीक है। आप लोगों ने विंबलडन का नाम सुना होगा जो ब्रिटेन में होता है। तो एक ऑस्ट्रेलियाई ओपन है, एक फ्रांस ओपन, एक ब्रिटेन जो कि विंबलडन होता है, और एक संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये 4 राज्यों में, 4 देशों में, माफ कीजिएगा, 4 देशों में ग्रैंड स्लैम होता है पर ईयर, हर ईयर में, ठीक है। तो जो चारों को जीता रहता उसी को कहा जाता है ग्रैंड स्लैम विजेता। अपने जिंदगी में जो ग्रैंड स्लैम किसको कहा जाएगा, जो चारों में जीता होगा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए कहाँ कहाँ। तो रुकिए, इसको इरेज कर दिया जाए, देन हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एक ईयर में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं दोस्तों, वो 4 ग्रैंड स्लैम जो जीता होगा। अब देखो कहाँ कहाँ ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो एक बार फिर से हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। पहला ऑस्ट्रेलिया कंट्री में, दूसरा ब्रिटेन में, तीसरा फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में, एंड देन नेक्स्ट कौन सा हम लोगों का, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन एंड यूएसए, ठीक है। तो स्टैटिक जीके में हम लोग इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर क्या नाम है, इस चैंपियनशिप का क्या नाम है ना, फ्रांस का क्या चैंपियनशिप का क्या नाम है, किस टर्फ पर खेला जाता है, ये सभी चीजें। लेकिन भारत से ग्रैंड स्लैम में विजेता कौन है, तो लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना, 4 हमारे पास ग्रैंड स्लैम विजेता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग को डिस्कस करना है, एंड द क्वेश्चन इज 2024 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन, देखो आ गया, ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष युगल टेनिस चैंपियनशिप की किस जोड़ी ने जीती। तो देखो रोहन बोपन्ना ऊपर हम लोग पढ़े थे, और उनके साथ साथ है मैट एब्डेन। तो मैट एब्डेन ने ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष युगल टेनिस चैंपियनशिप में एक टीम के रूप में, यानी रोहन बोपन्ना ने और एब्डेन ने, इन दोनों लोगों ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता। कमेंट में आपको बताना है कि रोहन बोपन्ना किस देश से हैं और मैट एब्डेन किस देश से हैं। तो ये दोनों लोग किस देश से हैं आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। अब अगला फिर से प्रश्न आता है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट के एकल में, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, पुरुष एकल फाइनल, एकल का मतलब होता है जो अकेले लड़ा, ऊपर क्या था, युगल था, 2 लोग मिलकर खेल रहे थे। तो इसमें सब होता है, सिंगल्स डबल्स दोनों होते हैं इसमें। तो इसमें कौन जीता, तो इसमें जीते हैं जैनिक सिनर। कौन जीता है, जैनिक सिनर। अब जैनिक सिनर ने 2024 28 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है, ठीक है। ग्रैंड स्लैम जीतने वाले ये इतालवी व्यक्ति बने, पहले इतालवी मतलब इटली के हैं ये, तो इसलिए इनको बोला गया कि ये पहले इतालवी व्यक्ति। नाम याद रखिएगा, नाम क्या है, जैनिक सिनर। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाल ही में किसने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये देखो बताने वाला भी क्वेश्चन नहीं है, एक प्रकार से जैसे बिहार बोले और मुख्यमंत्री बोले तुरंत तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, नीतीश कुमार, ठीक है। एकमात्र ऐसे सीएम है जो सीएम बनने के लिए क्या कर देते हैं, अपने पद का त्याग कर देते हैं, है ना, और फिर सीएम बन जाते हैं। तो अजीब इनका खेल है, याद रखिएगा। जदयू के नेता हैं, जेडीयू कहा जाता है, ठीक है, जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड इनके पार्टी का नाम है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि नीतीश कुमार किस पार्टी से संबंधित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनता दल यूनाइटेड, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है दोस्तों, उस भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है जिसने 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का, प्लेयर ऑफ द ईयर तो विराट कोहली ऑब्वियसली। तो 2023 में, याद रखिएगा 24 की बात नहीं हो रही, 24 का आंकड़ा नहीं आया है, 23 में इनको वनडे में, याद रखिए 3 फॉर्मेट होते हैं। एक टेस्ट फॉर्मेट होता है, ठीक है, TEST, एक होता है वनडे 50-50 ओवर, एक होता है T20 वाला, ठीक है। टेस्ट कितने दिन का होता है, 5 दिन का होता है, ये सब क्वेश्चन हालांकि पूछेगा नहीं। तो 3 फॉर्मेट होते हैं क्रिकेट के, उसमें इनको जो वनडे फॉर्मूला था, वनडे इंटरनेशनल, उसमें इनको क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है।
और इसके पहले भी उनको 2012 में, 2017 में और 2018 में ये पुरस्कार मिल चुका है, और फिर 2023 में। याद रखेंगे 12, 5, 17, ठीक है, 17 में 1 जोड़ेंगे 18, लेकिन 18 में फिर से 5 जोड़ेंगे तो 23। आप ऐसे करके इसको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्लेयर ऑफ द ईयर की बात कर रहे थे हम, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं जल्दी से, एंड द क्वेश्चन इज 2024 में गणतंत्र दिवस में के परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो आप सभी लोग को पता होगा मुख्य अतिथि कौन थे, है ना, इमैनुअल मैक्रोन। कौन है ये? तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। परेड में मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे, और इत्यादि बातें आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, 2024 में गणतंत्र दिवस परेड की जुड़वा थीम क्या थी? जुड़वा थीम क्या थी भैया? तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, यानी विकसित भारत एक और भारत लोकतंत्र की मातृका थीम पर आधारित इस परेड में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए लगभग इसमें 13,000 विशेष अतिथि लोग सम्मिलित हुए थे। जुड़वा थीम याद रखिएगा, देखिए ऊपर लिखा हुआ है विकसित भारत और लोकतंत्र की मातृका, इसको याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया? तो किन देशों ने भाग लिया? फ्रांस अमेरिका, फ्रांस अमीरात, संयुक्त अरब, जिसको हम लोग यूएई कहते हैं, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, यूनाइटेड एमिरेट्स, है ना, अरब इसको बोला जाता है ना, संयुक्त को यूनाइटेड, ए फॉर अरब हो गया, और अमीरात को एमिरेट्स बोलते हैं इंग्लिश में, तो यूएई इसको बोला जाता है। तो फ्रांस और यूएई ने, तो भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयर फोर्स ने 23 जनवरी 2024 को अरब सागर के ऊपर फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल और संयुक्त अरब अमीरात यानी ये दोनों देशों के वायुसेना के साथ क्या किया था? अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया था। याद रखेंगे अभ्यास, ये देखो इसमें यही याद रखने लायक है, ठीक है, कहाँ ये चीज, अभ्यास डेजर्ट नाइट क्या है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, क्या है कि हाँ, राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? याद रखेंगे, तो ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो याद रखिए 24 जनवरी, कहाँ गया ये है। तो भारत में लड़कियों को सहायता और अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिवर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते फटाफट। हलवा समारोह निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? तो भैया बजट तैयार करने की प्रक्रिया को ही हलवा समारोह कहा जाता है। अब ये हलवा समारोह क्या होता क्या है कि जब बजट बनता है तो 10-15 दिनों के लिए जितने भी मेंबर्स होते हैं बजट के, सपोज करो ये सब मेंबर्स है, इनको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये कमरे में बंद क्यों होते हैं भैया? अगर इनको सब जानकारी है ना देश की, जैसे ये जो जितने मेंबर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं इन सबको देश की जानकारी कि आने वाला साल में कैसा चीज रहेगा, तो कहीं ये जानकारी लीक न कर दें, तो विश्वसनीयता के चलते, या कह लीजिए कि क्या बोल सकते हैं हम लोग, हाँ, गोपनीयता के चलते इसको क्या कर दिया जाता है, इन लोगों को बंद कर दिया जाता है। तो जब ये बजट बनकर तैयार होता है तो इन लोगों के लिए हलवा तैयार किया जाता है, इसी को कहा जाता है हलवा समारोह, ठीक है। तो हाल ही में आप सब लोगों को पता है कि अंतरिम बजट पेश किया गया था, है ना, तो उसी को बोलते हैं हलवा समारोह। उसके बाद जब हलवा, माफ कीजिएगा, जब बजट बन जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। पराक्रम दिवस का क्या महत्व है? तो देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 जनवरी 2024 को भारत ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे प्रमुख शख्सियत में से एक सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई। कौन सी? 127वीं। ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है। देखो सीयूटी में प्रश्न कैसे आते हैं, प्रश्न ऐसे आएगा कि हाल ही में सन 2024 23 जनवरी 2024 में हम लोगों ने नेताजी का कौन सा बरसी मनाया, यानी कौन सी जयंती मनाई, माफ कीजिएगा बरसी नहीं, जयंती कौन सी मनाई? तो 127वीं, ठीक है, 127वीं। और वहां कैसे आएगा, लिखा रहेगा हम लोगों ने 127वीं जयंती मनाई, पहला, दूसरा, इसमें अलग अलग ऑप्शंस दे दिए होंगे, या फिर बोलेगा कि कौन सा कथन सही है, तो कथन पहला सही है। तो ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन का नाम है आजाद हिंद फौज का नारा क्या था? तो आजाद हिंद फौज का नारा था जय हिंद। ध्यान रखेंगे क्या नारा था? जय हिंद, ठीक है, ये सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। कर्पूरी ठाकुर भारत के किस राज्य से थे? तो कर्पूरी बिहार, ऑब्वियसली, वेरी सिंपल क्वेश्चन। हाल ही में इनको क्या मिला है? हाल ही में इनको भारत रत्न देने का सम्मान, भारत रत्न से सम्मानित करने का वादा किया गया है ना, मतलब ऐलान किया गया, घोषणा किया गया भारत की सरकार के द्वारा, और इसके साथ साथ 4 और लोगों को मिला है। तो चलिए हम कुछ नाम आपको बताते हैं जिनको हाल ही में भारत रत्न दिया जाएगा। तो वो हो गए लाल कृष्ण आडवाणी जी, ठीक है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी, नरसिम्हा राव जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, एम एस स्वामीनाथन,
MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक। चौथे हो गए कर्पूरी ठाकुर जी। अब एक जो है वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, ग्रुप में आप लोगों को, माफ कीजिएगा, आप लोग ये जो कर्पूरी ठाकुर ये हमारे चौथे हो गए, ठीक है, 3 यहाँ पर लिखा हुआ है। एक आप लोगों को बताने कि एक कौन बचे जिनको मिला ऐलान किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। लिखा कर्पूरी ठाकुर ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में कौन सी प्रमुख पहल लागू की थी, बहुत इंपॉर्टेंट। तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया था इन्होंने, जो देश में जो किसानों के लिए एक अभिशाप बनी हुई थी। तो बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए देखो 70 से 71 फिर 77 से 79 के रूप में कर्पूरी ठाकुर ने भूमि सुधार, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, अभूतपूर्व पहल ये सब शुरू की थी। जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए और लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा शुरू करने के लिए भी सकारात्मक कार्रवाई की इन्होंने कार्य आगे किए थे। आइए आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट था यहाँ से। देखा 22 जनवरी 2024, आप सभी लोगों को ये डेट तो याद ही होगा। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का नेतृत्व किसने किया? ऑब्वियसली हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? अब ये संयुक्त राष्ट्र महासभा होती क्या, सबसे पहले तो ये हम लोग याद रखेंगे। तो आइए इसको समझ लेते हैं। तो इसमें देखो संयुक्त राष्ट्र सभा में टोटल 6 अंग होते हैं इसके, ठीक है। जैसे हम लोग यूएनओ का आप सब लोग जानते होंगे, माफ कीजिएगा यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, 24 अक्टूबर 1945 को इनका क्या हुआ था, यूएनओ का गठन किया गया था। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र परिषद या संयुक्त राष्ट्र परिषद न बोल के हम लोग इसको संयुक्त राष्ट्र सभा भी कहा जाता है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र। अब यहां पर लिखा संयुक्त राष्ट्र महासभा, तो देखो बेटा इसके ना 6 अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ, ये जो ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन इसका मतलब संघ, तो इसके ना 6 अंग है। तो वो 6 अंग में से महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सलाहकार, है ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इत्यादि, ये सब इसके परिषद है। तो इसमें एक है संयुक्त राष्ट्र महासभा, जो हर वर्ष यहाँ पर मीटिंग होती है। तो इस बार इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, तो हम लोग याद रखेंगे, इस बार इसके अध्यक्ष बने हैं, 78वें अध्यक्ष बने हैं। और कौन बने हैं? डेनिस फ्रांसिस बने हैं, ठीक है। और ये हाल ही में भारत के 5 दिवसीय यात्रा पर भी आए थे। कमेंट में आपको बताना है कि डेनिस फ्रांसिस जो है वो किस देश के हैं। एक बार फिर से इसको समझिएगा, यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। दूसरी बात, जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना था तो इसमें कुल 6 अंग थे, उसमें से एक अंग का नाम है संयुक्त राष्ट्र महासभा। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा का हर साल एक मीटिंग होता है, जहां जितने इसके सदस्य हैं, टोटल 193 हैं इस समय, तो जितने इसके सदस्य हैं वो सब इसमें मीटिंग में भाग लेते हैं। कोई ना कोई प्रतिनिधि जरूर जाता है और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो इस बार अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अध्यक्ष बने हमारे डेनिस फ्रांसिस, याद रखेंगे। और अगले क्वेश्चन पर हम लोग बोलेंगे जल्दी से। अगला क्वेश्चन जल्दी से, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024, तो मान सिंह तुरंत, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 मैराथन समझते हैं आप लोग, 50 किलोमीटर की रेस, 25 किलोमीटर की रेस, 100 किलोमीटर, ऐसे ऐसे मैराथन बड़ी बड़ी रेसेस आयोजित की जाती हैं। तो मान सिंह ने 22 जनवरी 2024 को हांगकांग में आयोजित हुआ था एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024, इसमें भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। वेरी गुड, वेरी प्राउड। तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं जल्दी से। अगला प्रश्न है हम लोग का, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 में पुरुष युगल के फाइनल में कौन हार गया? अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन हार गया? क्यों लिखा है हार? इसलिए गया क्योंकि भारत हारा था ना इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 के पुरुष युगल में, युगल मतलब डबल्स में। तो भारत के सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ये दोनों लोग फाइनल हार गए थे, ठीक है। अब किससे हारे थे? तो इन्हीं से हारे थे, शेओ सेउंग जे और कोंग मिन ह्यू, जो कि कहाँ के? दक्षिण कोरिया के हैं ये लोग। तो ये लोग दक्षिण कोरिया के लोगों ने भारत को हराया था इंडियन ओपन बैडमिंटन में। याद रखिएगा जीता कौन था? सेउंग जे और मिन ह्यूक, आप ऐसे याद रख सकते हैं, मिन ह्यूक और सेउंग जे, ठीक है। हालांकि भारत का नाम ये देखिए, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, इन लोग हारे थे। तो ये प्रश्न आ सकता है कि फाइनल में कौन गया था, ऐसे करके प्रश्न आ सकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्रदान किया जाता है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस श्रेणी में? तो यहाँ पर देखिए कला, बी आंसर है ना, कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल के में। यानी कि 22 जनवरी 2024 को 19 असाधारण बच्चों को, असाधारण मतलब क्या समझे आप? कि वो कला में बहुत असाधारण है, उनकी संस्कृति से वो कल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, बहादुरी भरा कोई काम किए हैं, है ना, नवाचार कुछ किए हैं, कुछ नया नवीन कुछ खोजे हैं, सामाजिक सेवा की है, या फिर खेल में अगर उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं तो उनको मिलता है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ठीक है।
तो इस क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये हर साल आयोजित हो रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो तमिलनाडु कर रहा है। कमेंट में आपको बताना है कि तमिलनाडु की राजधानी क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं जल्दी से। लिखा है कि गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से में भारत पर्व 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कि इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग जनवरी, है ना, लेकिन अभी हम लोग हैं कहाँ पर, मार्च में। तो पीछे का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसलिए ऐसा लिखा हुआ है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, कहाँ किया जाएगा? लाल किला पर किया जाएगा। चलिए, तो आज के साथ इसका जो सेक्शन है वो समाप्त होता है, और इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे बाकी जितने क्वेश्चंस हैं उसके बारे में आप लोगों को चर्चा की जाएगी जब अगले वीडियो में। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं, और इन वीडियोस को आप अच्छे से देखिए। आप सभी को तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और स्टे ट्यून्ड विथ क्रेडिबल क्लासेस।